चलो जी करें स्टार्ट। क्या पढ़ रहे थे कल अपन? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यही बात कर रहे थे। 3D का पढ़ लिया था, 4D का पढ़ लिया था, 5D एंड 6D। अपन ने क्या बताया कि 3D सीरीज के अंदर, किसके अंदर? 3D सीरीज के अंदर 4D सीरीज, 5D और 6D। चलो बताओ 3D सीरीज के अंदर कौन कौन नहीं मिलते बेटा? D4 और D9, ये नहीं मिलते, ठीक है। 4D के अंदर कौन कौन नहीं मिलता है? D3 एंड D9। 5D के अंदर कौन नहीं मिलता है? बोलो। D8 कौन नहीं मिलता? D8। और 6D के अंदर कौन नहीं मिलता है? D9। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको याद रहेगा तो फिर आसानी पूर्वक इसके सारे क्वेश्चन कर जाओगे आप। बोलो, रहेगा याद? पैलेडियम का याद है क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? बताओ क्या होता है। सबसे पहले तो देखना है पैलेडियम मिलता कहाँ है। तो बताओ, निकल के नीचे आता है, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। अब ऐसे करें अपन तो ये आर्गन हो गया, ये क्रिप्टन हो गया और ये जीनोन हो गया। यही कहानी है। बोलो, नॉर्मल केस के अंदर आप लिखोगे तो बताओ भाई 4D8 5s2 आना चाहिए था। अब आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ऐसा थोड़ी नहीं मिलेगा। और आप में से काफी तो टिक करेंगे इसको, लेकिन अपने को पता है भैया कौन कौन नहीं मिलता है। D9 नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन D9 तो नहीं मिलता तो D8 मिलना चाहिए था, लेकिन इससे पहले भी तो कुछ कहानी रही होगी। D3 रहा था, D3 से अपन नंबर बढ़ाते जा रहे थे आगे, तो ये नहीं मिल करके क्या मिलेगा बताओ? 4D10 5s0, यही मिलेगा क्या? बोलो, कोई परेशानी आ जाएगा समझ में? अब इनको आपको याद करना है क्योंकि एक क्वेश्चन इससे हमेशा पूछा ही जाता है। अब अपन जो आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा एटॉमिक रेडियाई। किसकी बात करेंगे? एटॉमिक रेडियाई की बात करने वाले हैं। तो चलो, कौन सा नंबर हो गया? सबसे पहले क्या पढ़ा था अपन ने? फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आज थर्ड टॉपिक है अपना एटॉमिक रेडियाई। किसकी बात करेंगे? थर्ड हेडिंग डालो, एटॉमिक रेडियाई। अब एटॉमिक रेडियाई है, ये जो वर्ड है एटॉमिक रेडियाई, ये सभी के लिए है। क्योंकि अपन कोई भी ले लो, पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सभी के लिए एटॉमिक रेडियाई वर्ड यूज करेंगे अपन। लेकिन अगर अपन इस डी ब्लॉक के लिए बात करेंगे तो नाम क्या पड़ जाएगा? मेटेलिक रेडियाई। क्या नाम पड़ जाएगा? मेटेलिक रेडियाई। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि मेटल्स हैं और मेटल्स के मिड में जो डिस्टेंस मिलेगी उसे क्या बोल देंगे? मेटेलिक रेडियाई। लेकिन अपन एक जनरल बात करेंगे सभी की। तो मेरे को बताओ बेटा, एटॉमिक रेडियाई की मैंने क्लास 11 के अंदर आपको डेफिनेशन दिखाई थी। ये तो ले लिया मैंने न्यूक्लियस और ये ले लिया मैंने इलेक्ट्रॉन। एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन है, ये बाह्य इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। बोल सकते नहीं बोल सकते? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये रहा इलेक्ट्रॉन। अब मेरे को बताओ, यहां से यहां तक की जो दूरी है इसे डी बोल दूं मैं, और इसे क्या बोलते हैं बेटा अपन? एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। क्या बोलो, बोलते हैं नहीं बोलते? एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। तो पहले तो डेफिनेशन लिख लो आप। वैसे तो पूछेगा नहीं क्योंकि क्लास 11 में पढ़ के आए हो, लेकिन अभी लिख रहे हैं तो लिख लो एक बार। तो लिखो, द डिस्टेंस बिटवीन nucleus and valence electron ब्रैकेट में लिख लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन is known as atomic radii। इस नाम से जानेंगे इसे, एटॉमिक रेडियाई के नाम से जानेंगे। आगे बात समझ में? अब अपन बात करेंगे, मैंने आपको बताया था कि अपन सबसे ज्यादा जो बात करेंगे वो 3D सीरीज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 3D सीरीज की। तो एक तो अपन एटॉमिक रेडियाई की बात ग्रुप के अंदर कर रहे थे और एक बात किसके अंदर कर रहे थे? पीरियड के अंदर। आगे बात समझ में? एक तो अपन एक ही पीरियड के अंदर जा रहे हैं
और एक अपन ग्रुप में जा रहे हैं। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अपने को पढ़ना क्या है बेटा? 3D सीरीज के बारे में पढ़ना है, बोलो। 3D सीरीज के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मेरे को बताओ 3D सीरीज के एलिमेंट का नाम तो आपको पता ही है, रट जाना चाहिए अब तो, बोलो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। कॉपर एंड जिंक, यही एलिमेंट है क्या 3D सीरीज के? यही एलिमेंट है। अब मेरे को बताओ, अपन ने एक बात और की थी, यहां समझ देता हूं। मैंने कहा बेटा ये है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर कौन है बताओ? सेल है क्या? ऑर्बिटल होंगे इसके? तो बना दो ऑर्बिटल लो, और बना दो ऑर्बिटल। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब मेरे को बताओ जो न्यूक्लियस है ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लो मैं एक मान लिया। अब इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि न्यूक्लियस के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन के पास में क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे नहीं करेंगे? बोलो। अट्रैक्ट करेंगे। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, उसी को क्या बोलते हैं अपन? जेड इफेक्टिव बोलते हैं। यदि जेड इफेक्टिव का मान बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव का मान बढ़ने पर साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाता है। यही होता है, बोलो। जेड इफेक्टिव का मान बढ़ने पर ये अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, जिसे अपन किस नाम से जान रहे हैं बेटा? जेड इफेक्टिव के नाम से जान रहे कि नहीं जान रहे? बोलो। जेड इफेक्टिव नाम जानते हैं। लेकिन ये बात कर रहे हैं अपन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। लेकिन मेरे को बताओ जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है क्या? वो नहीं। उनके अंदर तो पहले 1s है, फिर 2s है, फिर 2p है, फिर 3s है, 3p है, 3d और फिर 4s है। तो वो हो गया अपना मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्या हो गया? मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन जब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम था तो ये अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा था, तो जेड इफेक्टिव काम कर रहा था। लेकिन अपन जो पढ़ रहे हैं बेटा वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पढ़ रहे हैं क्या? बोलो। अब बताओ मेरे को, यदि इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स की बात करूंगा तो क्या इलेक्ट्रॉन यहां भी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन यहां भी रहा होगा, इलेक्ट्रॉन यहां भी रहा होगा, इलेक्ट्रॉन यहां भी होगा, इलेक्ट्रॉन यहां भी होगा। तो बताओ क्या जेड इफेक्टिव के लिए जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है न्यूक्लियस का, क्या ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल नहीं कर रहे होंगे क्या? बोलो। जाने से मना करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। जिसका नाम ही क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से किसको रोकना? बोलो। इलेक्ट्रॉन को आने से रोकना न्यूक्लियस के पास। तो इसे बोलते हैं अपन सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। ये होता है कि नहीं होता? बोलो होगा। अब मेरे को बताओ यदि सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज होगी, सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जेड इफेक्टिव कम होगा या बढ़ेगा? कम हो जाएगा। और यदि सिग्मा की वैल्यू कम होगी तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक काम और करता है, सिग्मा सबसे ज्यादा एस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। ये तो अच्छी बात है कि ये सिग्मा जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तब बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सिग्मा बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ में सिग्मा बढ़ेगा। सिग्मा बढ़ने के साथ में ये भी फैक्टर तो काम करेगा। सबसे अच्छा शील्ड कौन कर पाएंगे? एस ब्लॉक के एलिमेंट। एस ब्लॉक में कभी आपने एक्सेप्शन सुना है क्या? यहाँ अप टू डाउन जाने दो तो साइज कम हो रहा है या बढ़ रहा है? ऐसा देखा कभी? नहीं देखा। बढ़ता ही बढ़ता है क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। लेकिन जब अपन पी ब्लॉक की बात करते हैं तो वहां काम करता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। नीचे जाने पर कौन काम करेगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट।
जबकि डी ब्लॉक के अंदर जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं लेंथेनोइड के एलिमेंट मिले थे, क्या मिले थे लेंथेनम के बाद में हाफनियम से पहले, तो वहां काम करेगा लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। कौन काम करेगा? लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। और यदि अपन और नीचे जाएंगे तो वहां किस कौन आ गया? एक्टिनोइड। कौन आ गया? एक्टिनोइड। तो क्या नाम पड़ गया उसका? एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके कारण हुआ वो पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल एंड 5f ऑर्बिटल के कारण पुअर शील्डिंग होती है, जिससे जेड इफेक्टिव का मान बढ़ जाता है और साइज क्या हो जाता है? छोटा। क्या हो जाता है? छोटा। दूसरा काम, अब मेरे को बताओ, ये मैंने बोला n है, तो बेटा ये n-1 हो गया क्या? और ये n-2 हो गया क्या? हुआ कि नहीं हुआ? अब आप कहोगे सर जैसे जैसे अपन बात करें तो सिग्मा की वैल्यू बढ़नी चाहिए, सिग्मा की वैल्यू बढ़नी चाहिए ना, लेकिन पुअर शील्डिंग होती है एफ ऑर्बिटल की, इसलिए सिग्मा की वैल्यू के रेस्पेक्ट में जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जब जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा ना तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा। क्या हो जाएगा? छोटा। अब अपन कहां बात कर रहे हैं? पीरियड के अंदर बात कर रहे हैं, तो 3D सीरीज की बात करेंगे तो क्या एक ही पीरियड है या नहीं है? ये कौन सा पीरियड है बताओ? थर्ड है या फोर्थ है? फोर्थ पीरियड है। कौन सा पीरियड है? फोर्थ पीरियड। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या होता है? n-1 d1 से लेकर के 10 ns1 से लेकर के 2, यही होता है। अब मेरे को बताओ, जब अपन बेटा नॉर्मल बात करें, नॉर्मल बात करें तो मैंने आपको बताया था लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। कहां जा रहे हो? लेफ्ट टू राइट। तो बताओ लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज होगा क्या? होगा। और इंक्रीज होगा तो बताओ डी इलेक्ट्रॉन्स भी अगर भर रहे हैं तो डी इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। और यदि इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं तो बताओ सिग्मा भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाना चाहिए। इंक्रीज होगा तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या हो जाना चाहिए था? डिक्रीज हो जाना चाहिए था। हो जाना चाहिए था ऐसा। ये नॉर्मल बात कर रहे हैं अपन। सिग्मा कब बढ़ेगा? जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो सिग्मा भी बढ़ेगा। लेकिन कहानी क्या होती है? जब अपन स्कैंडियम से लेकर के कहां तक जाते हैं? Mn तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं? Mn तक जाते हैं। तो डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं नहीं बढ़ते? बोलो डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। तो बेटा क्या होगा? बोलो जेड इफेक्टिव डोमिनेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पर। किस पर होता है? सिग्मा से ज्यादा डोमिनेंट होगा। और जब जेड इफेक्टिव डोमिनेंट होगा तो साइज क्या हो जाएगा? बोलो साइज हो जाएगा डिक्रीज। क्या हो जाएगा? डिक्रीज। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जेड इफेक्टिव डोमिनेंट है किस पर? सिग्मा पर। एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन इतना ज्यादा होता ही नहीं है, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। तो बताओ स्कैंडियम का सबसे ज्यादा बड़ा साइज, फिर टाइटेनियम का, फिर वेनेडियम का, फिर क्रोमियम का और फिर मैग्नीशियम, यही होगा। लेकिन जैसे ही बेटा आप आगे चलोगे, आगे चलते ही क्या होगा सर? आप चले यहां से लेकर के निकल तक। कहां तक चले? निकल तक। तो जो जेड इफेक्टिव का मान है, किसका मान है? जेड इफेक्टिव का मान है, ये इक्वल हो गया सिग्मा के। किसके इक्वल हो गया? सिग्मा के। ठीक है। तो साइज में कोई डिफरेंस आएगा क्या? तो कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। आगे बात समझ में? अर्थात आयरन, कोबाल्ट और निकल का साइज क्या होगा? बराबर। उसके बाद में जैसे ही आप आगे चले, यहां से यहां आए, तो बताओ सिग्मा डोमिनेंट हो गया। सिग्मा किस पर डोमिनेंट हो गया? जेड इफेक्टिव पर। किस पर हो गया? जेड इफेक्टिव पर। तो बताओ साइज क्या हो गया? फिर इंक्रीज हो गया। आगे बात समझ में? तो आपको क्या याद रखना है? वैसे तो अपन क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर सिग्मा जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है। जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है तो डी इलेक्ट्रॉन से बढ़ रहे हैं, और सिग्मा का मान भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। अब थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा तो इसके आधार पर तो साइज क्या होना चाहिए था? उधर जाने पर डिक्रीज होना चाहिए था सबका। लेकिन इसमें अलग अलग फैक्टर काम करते हैं। मैग्नीज तक आप गए थे तो बताओ जेड इफेक्टिव डोमिनेंट था सिग्मा पर, तो साइज को कर दिया छोटा। क्या कर दिया? छोटा। आयरन से लेकर के निकल तक
जेड इफेक्टिव और सिग्मा क्या हो गए आपस में दोनों बराबर, और दोनों बराबर हो गए तो साइज क्या हो गया, बराबर हो गया। पीछे जाने पर कौन बढ़ गया, सिग्मा बढ़ गया, और सिग्मा बढ़ते ही क्या हो गया, जेड इफेक्टिव कम हो गया तो साइज क्या हो गया, फिर बढ़ गया। आगे बात समझ में बना लो इसको। और इसके लिए लिख लेंगे अपन रेडियाई कम हो जाना चाहिए, रेडियाई कम हो जाना चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूं बेटा जनरल, कैसी बात कर रहा हूं, जनरल। लेकिन जनरल बातें काम की थोड़ी है अपने, अपन को सारी चीजें याद रखनी है, क्वेश्चन इन्हीं पे बनता है। आया समझ में। अब ये बात कहाँ कर रहे थे अपन, एक पीरियड के अंदर बात कर रहे थे। अब बात किसी करेंगे, ग्रुप के अंदर। किसके अंदर बात करेंगे, ग्रुप के अंदर। तो चलें आगे, लिख लिया सभी ने, चलो जी। आपको पता है बेटा किसकी बात करेंगे, अब अपन जाएंगे अप टू डाउन। कहाँ जाएंगे, अप टू डाउन, अर्थात किसके अंदर जा रहे हैं अब अपन, ग्रुप के अंदर जाएंगे। किसके अंदर जाएंगे, ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसे जाएंगे। अब बताओ, एक है 3D सीरीज, एक है 4D सीरीज, एक है 5D सीरीज, और 6D सीरीज के एलिमेंट की बस डिस्कवरी हुई है, उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चला है। आगे बात समझ में। अब मेरे को बताओ 3D सीरीज के एलिमेंट तो आपको पता ही है क्या, एस, टी, बी, क्रो, मार्क, फैन, को, नी, ओ, जी, यही है, ठीक है। उसके बाद मेरे को बताओ 4D के बताओ, स्कूटर या लाओ एसी, यही है। टीकम जरा हाफ, वो नवाब ताल वाले, क्रो मोंगिया वाले, मैं टकराया रेल से, फेंका रूमाल ओसवाल का, कोयल रही इतराए, नई पंडितानी पटना की, कॉपर आगरा से सोना लाया, जन्नत की सीढ़ी होगी, यही है, ठीक है। क्लास 11th याद करो बेटा, याद है कुछ। अप टू डाउन जाने पर जेड इफेक्टिव कहीं तक तो बढ़ता है, उसके बाद में क्या हो जाता है, रिमेन कांस्टेंट। क्या हो जाता है, रिमेन कांस्टेंट। तो मैं नॉर्मल बात लिख रहा हूं, अप टू डाउन जाने पर बेटा जब जनरल बातें करेंगे अपन, तो बताओ जेड इफेक्टिव तो होता है कांस्टेंट। क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, कांस्टेंट होता है कि नहीं होता, बोलो। कुछ टाइम के बाद में कांस्टेंट हो जाता है, कहीं तक तो बढ़ता है फिर कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद में सिग्मा बढ़ता है, क्या सिग्मा इंक्रीज होता है। सिग्मा इंक्रीज का मतलब है नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं,
नंबर ऑफ सेल क्या हो रहे हैं बेटा, इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बोलो। और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं तो साइज भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है कि नहीं होता। अब आपको बताओ मेरे को, सेल का मतलब समझ रहे हो आप, क्या होता है सेल का मतलब। यहां था 4th 5th 6th, एन का मतलब सेल ही तो होता है, सेल बढ़ गया एक, और सेल बढ़ते ही साइज इंक्रीज हो जाएगा। ये सारी चीजें कैसी हैं, जनरल जनरल हैं। तो बताओ स्कैंडियम से आप यदि येट्रियम पे जाओगे और लेंथेनम पे जाओगे तो साइज सबसे बड़ा किसका मिलेगा, लेंथेनम का। किसका मिलेगा, लेंथेनम का। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो याद रखना है आपको, ये साइज का जो ऑर्डर है ये अपने को याद कर लेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो। ये तो आपको करना है याद, लेकिन सारी चीजें एक जैसी थोड़ी हैं। 3D से 4D में आ रहे हो तो सभी में बेटा साइज इंक्रीज ही होता है कि नहीं होता, बोलो। क्योंकि पता है सर सेल बढ़ रहा है तो साइज बढ़ जाना चाहिए, लेकिन जैसे जर्कोनियम से हाफनियम पे आओगे तो साइज बढ़ता नहीं है, बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, बराबर। तो इन सभी का साइज आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा। उसका रीजन क्या है कि जैसे ही आप लेंथेनम से हाफनियम तक गए थे तो 14 इलेक्ट्रॉन किसके आ गए, 4f सीरीज के। 4f सीरीज के आ गए कि नहीं आ गए, बोलो आ गए। 4f सीरीज के इलेक्ट्रॉन आते ही इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो सिग्मा बढ़ना चाहिए था, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो पता ही है सर क्या है, जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा, यही है। तो सिग्मा की वैल्यू तो बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है एफ के लिए, n-2 के लिए 1 आती है। क्या आती है, 1। लेकिन एफ की क्या मिलती है, पुअर शील्डिंग। क्या मिलती है, पुअर शील्डिंग। तो इसमें लिखेंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 4f सीरीज, मतलब n-2 एफ इलेक्ट्रॉन आएंगे कि नहीं आएंगे इसके अंदर, n-2 आएंगे। और एफ ऑर्बिटल की, इसकी एफ इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बेटा, पुअर शील्डिंग होती है। क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है। पुअर शील्डिंग होगी। अब पुअर शील्डिंग होगी तो बताओ पुअर शील्डिंग के कारण जेड इफेक्टिव डोमिनेंट हो जाएगा, क्या डोमिनेंट हो जाता है सिग्मा पर। किस पर डोमिनेंट हो जाएगा, सिग्मा पर। तो बताओ बेटा फिर साइज क्या हो जाएगी, साइज हो जाएगी डिक्रीज। क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और हुई कहां है बताओ, लेंथेनम के बाद हुई है। तो इसका साइज जो डिक्रीज हो रही है उसी का दूसरा नाम होता है लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे उसे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आगे बात समझ में, लेंथेनॉइड के बीच में हुई है तो क्या नाम पड़ गया उसका, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। किसके कारण हुई है वो, 4f के इलेक्ट्रॉन आने के कारण। इसके कारण 4f के इलेक्ट्रॉन आने के कारण। तो आगे बात समझ में। इसके बाद में साइज बराबर हो गया तो इन सभी का जो नाम होता है बेटा, इन सभी का जो नाम होता है इन्हें बोलते हैं अपन केमिकल ट्विंस। क्या बोलते हैं, केमिकल ट्विंस। तो आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछेगा पता है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, तो आपको याद रखना है स्कूटर या लाओ एसी, इनमें तो साइज बढ़ता ही बढ़ता है, क्योंकि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्या एफ के इलेक्ट्रॉन आ छोड़ रहे हैं, इनके बाद आ रहे हैं। तो साइज में यहां तक तो इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन इधर से इधर जाने पर साइज क्या हो जाता है, बोलो, बराबर हो जाता है नीचे वालों का। आगे बात समझ में। एक बार ये लिखो, उसके बाद में फिर और आगे लिखेंगे अपन, हैं। हाँ, एफ की पुअर शील्डिंग होती है। मैंने आपको सिग्मा की वैल्यू लिखाई थी ना, सबसे ज्यादा सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो एस के लिए होती है, फिर पी के लिए होती है, फिर डी के लिए होती है, फिर एफ के लिए होती है। अब बताओ एफ का मतलब की शील्डिंग इफेक्ट है, शील्ड करना है। तो बताओ सबसे ज्यादा शील्डिंग कौन सा करता है, एस करता है, उसके बाद पी करता है, फिर डी करता है, फिर एफ करता है। तो एफ की पुअर शील्डिंग हो गई। पुअर शील्डिंग मतलब वो ढक ही नहीं पा रहा सही तरीके से। ठीक है, क्यों नहीं ढक पा रहा, रीजन है उसका पता है, क्या रीजन है उसका, रीजन ये बताया तो था अभी, ये क्योंकि n-2 कहां आएगा, न्यूक्लियस के पास आएगा कि नहीं आएगा, n-2 न्यूक्लियस के पास आएगा। तो बताओ यहां शील्डिंग ज्यादा होगी क्या एफ ऑर्बिटल की, होगी नहीं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन या 1-2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बस। तो पुअर शील्डिंग होगी तो इसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा काम करेगा, इस पे अट्रैक्शन ज्यादा फोर्स काम करेगा तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको लिखाया था
कि जब भी बेटा जेड इफेक्टिव का मान इंक्रीज होता है तो साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। होता है कि नहीं होता? और जब भी सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो साइज हमारा बढ़ जाता है। साइज हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन ये काम तो इसमें हो रहा है। सिग्मा का मान n-2 के लिए मैंने आपको लिखाया था 1 होता है, ये काम हो तो रहा है इसमें। लेकिन दूसरा फैक्टर भी है इसके अंदर, क्या है, पुअर शील्डिंग ऑफ f ऑर्बिटल्स। पुअर शील्डिंग हो रही है जिसके कारण जेड इफेक्टिव डोमिनेंट किस पर हो गया, सिग्मा पर हो गया। और सिग्मा पर होते जेड इफेक्टिव का काम ही क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जितना खींच सकता है ना इतना खींचेगा वो, और जितना ज्यादा खींचेगा ना तो साइज छोटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अपन कभी देखना सर्दियों के टाइम में अपन कोई भी रजाई वगैरह निकालते हैं निकालते, तो रजाई का साइज कितना होता है, खूब बड़ा होता है, 4x6 का होता है, नहीं होता। लेकिन अपन को कट्टे के अंदर भरना है उसको, कट्टे के अंदर डालते हैं अपन उसको, तो कट्टे के अंदर या किसी कोई अपन सर्दी गर्मियों के टाइम में रखते हैं उसको कट्टे के अंदर, तो बताओ उसको साइज को बहुत छोटा कर लेते हैं अपन, कैसे करते हैं, प्रेशर लगा लगा के तो वो कट्टे के अंदर ही आ जाती है। तो ऐसा ही काम किसका है, न्यूक्लियस का। जितना ज्यादा पास में होगा ना इतना ही अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा उसका। लेकिन उसका अट्रैक्शन कहाँ काम करेगा, एफ ऑर्बिटल पर ज्यादा करेगा, उसके बाद डी पर करेगा, फिर उसके बाद में बोलो पी पर करेगा, और उसके बाद में एस पर करेगा। तो इसलिए एस के साइज में कभी भी आप अप टू डाउन जाओ तो वहां कभी भी आपको एक्सेप्शन मिलता ही नहीं है, क्योंकि अप टू डाउन जाने पर ऑलवेज साइज इंक्रीज ही होता है। आगे बात समझ में बना लो। ये सारी बात अपन जनरल बता रहे हैं, कैसी बातें ये जनरल, ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा होता नहीं है इसके बाद में, जनरल। नीचे देख के आई बात समझ में या नहीं आई बोलो। एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर याद रख लोगे क्या, बोलो भाई। एनसीईआरटी में सारी लाइन के रूप में दे रखी है चीजें, जो मैंने लिखाई है ना ये आपको लाइन के रूप में दे रखी है।
लिख लिया? चलो बाकी बातें करेंगे कल। अपन का कल का टॉपिक रहेगा बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब मेरे को बताओ, बी ब्लॉक के एलिमेंट को अपन बॉयल कर सकते हैं क्या? बताओ, बॉयल कौन होता है? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है? बोलो। लिक्विड होता है। कौन होता है? लिक्विड। तो अपन लिखने को तो लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन ये सारे क्या है बेटा? सॉलिड है। क्या है? सॉलिड। तो सॉलिड को अपन क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे। तो अपन देखेंगे सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका मिलता है, 3D में किसका मिलता है, 4D में किसका मिलता है, 5D में किसका मिलता है। तो ये बातें करेंगे अपन कल। आज के लिए यहीं तक, बाकी बातें करेंगे कल।